नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आनंद यादव हिंदी व्याकरण की संधि कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने संधि का पहला पार्ट स्वर संधि पढ़ाया था, वो भी विस्तृत रूप से। इस वाले पार्ट में मैं व्यंजन संधि के बारे में पूरे अच्छे से बताऊंगा। पहले संधि देख लेते हैं। संधि मतलब जब मैं बताया था तो दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसमें जो मैं बोलता हूँ दो वर्णों का जो विकार होता है, दो वर्णों के मेल से जो संधि बनती है, उन दो वर्णों में अगर दोनों वर्ण स्वर रहेगा तो स्वर संधि रहेगी। अगर उसमें से एक भी वर्ण, उसमें से वो जो दोनों वर्णों का मेल से विकार से जो संधि बनती है, उन दोनों वर्णों में से अगर एक भी वर्ण व्यंजन रहेगा तो व्यंजन संधि। अगर दोनों वर्ण स्वर रहेगा तो स्वर संधि। अगर उसमें से एक भी विसर्ग, विसर्ग मतलब ये जो आह रहता है, इसका चिन्ह अगर रहेगा तो वो विसर्ग संधि रहेगी। तो आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में जब व्यंजन के बाद, जब व्यंजन के बाद वो जो दोनों वर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ उत धन चारण। उत में ये जो ता है, ता पर हलंत लगा है, इसका मतलब ये व्यंजन है। अगर ता पर हलंत नहीं लगा रहता तो ता धन आ हो जाता, तो ये स्वर हो जाता। ता पर हलंत लगा है, इसका मतलब ये ता व्यंजन है। उत धन चारण, पहले वाले का आखिरी वाला व्यंजन और दूसरा वाला स्वर या व्यंजन हो, मतलब ये इन्हीं दो जो प्लस के पहले और प्लस के बाद हैं, जो दोनों वर्ड हैं, इन्हीं दोनों का मेल होता है। और इन्हीं दोनों में से अगर कोई एक भी व्यंजन रहता है तो वो व्यंजन संधि रहेगी। जब आप संधि विच्छेद करना अच्छी तरह से जान जाएंगे तो देखिए, स्वर संधि में भी कई सारे नियम होते हैं और व्यंजन संधि में भी और विसर्ग संधि में भी। तो इन सबको पहचानने का सबसे पहले ये पहचानेंगे कि उन दोनों वर्णों में से दोनों स्वर तो नहीं है। अगर दोनों स्वर रहेंगे तो स्वर संधि। अगर दोनों में से कोई एक भी व्यंजन रहेगा तो वो व्यंजन संधि रहेगी। अगर उन दोनों वर्णों में से कोई एक विसर्ग रहेगा तो वो विसर्ग संधि रहेगी। तो व्यंजन संधि का 7 नियम है। सातों नियम हम बारी बारी से समझ लेते हैं। पहला नियम है प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में परिवर्तन होना। प्रत्येक वर्ग का मतलब जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये वर्ग होता है। का वर्ग का मतलब काका कागा अंगा, चा वर्ग का मतलब चाचा चाचाइया, इसी तरह से वर्ग होता है। प्रत्येक वर्ग का पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में बदलना। जैसे का अगर बदलेगा तो गा में बदलेगा। इसमें देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहले अक्षर का तीसरे में बदलना, ये पहला नियम है। दिक धन अंत, दिक धन अंत। अब देखिए, दिक धन अंत, दिगंत का जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा दिक धन अंत। ये जो का है, का तीसरा अक्षर होगा गा। का और आ मिलकर के, मतलब जब प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर तीसरे अक्षर में परिवर्तन होगा तो व्यंजन संधि रहेगी। और इसमें देखिए, पहला अक्षर ये जो का है, का किस में परिवर्तन हुआ है? अपने तीसरे अक्षर में। अपने वर्ग के तीसरे अक्षर गा में परिवर्तन हुआ है। और इसमें चा किस में परिवर्तन हुआ? अपने अक्षर के, अपने अक्षर के तीसरे, अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन हुआ है, चा। और इसमें टा भी, टा ठा डा ढा, ये डा, डा तीसरा इसका वर्ग के, इसका तीसरा अक्षर है। तो दिक धन अंत, दिगंत। अच धन अंत, अजंत। का गा में परिवर्तन हुआ, चा जा में परिवर्तित हुआ, और टा डा में परिवर्तित हुआ, और ता दा में परिवर्तित हुआ, पा बा में। जैसे दिक धन अंत तो दिगंत हो जाएगा। दिक धन अंत दिगंत। अच धन अंत अजंत, अच धन अंत अजंत हो जाएगा। सट धन आनन, सडानन। टा डा में परिवर्तित हो रहा है। मतलब आप पहले नियम में देखेंगे कि जो वर्ग का पहला अक्षर आएगा, पहला अक्षर आएगा, वर्ग का पहला अक्षर तीसरे अक्षर में परिवर्तित होगा। तो ये इसका पहला नियम है व्यंजन संधि का। वर्ग का पहला अक्षर उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन होगा। अगर बीच में आपको कहीं पर भी दिख जाए कि तीसरा, जहाँ से संधि विच्छेद होती है वहाँ पर आप देख लेंगे कि तीसरा वर्ण अगर आ रहा है वर्ग का, यहाँ पर भी देखिए वर्ग का तीसरा अक्षर आ रहा है, यहाँ पर भी वर्ग का तीसरा अक्षर आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसमें का है, अगर यहाँ पर गा है तो आप समझ जाएंगे कि गा किसके वर्ग का है? का वर्ग का है, तो यहाँ पर का होगा। यहाँ पर जा है तो चा वर्ग का होगा, डा है तो टा वर्ग का होगा, दा है तो ता वर्ग का होगा, बा है तो पा वर्ग का होगा। दिक धन अंत दिगंत, अच धन अंत अजंत, सड धन आनंद सडानन,
उत्धन योग उद्योग, अब अप धन ज अब्ज हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है? पहला नियम तो है प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर यानी का तीसरे अक्षर में परिवर्तित होता है, यानी गा। पहला अक्षर यानी चा, तीसरे अक्षर यानी जा में परिवर्तित होता है। इसी तरह से पहला नियम यह समाप्त हो गया। दूसरा नियम है कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर पांचवें अक्षर में परिवर्तित होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर पांचवें अक्षर में कैसे परिवर्तित होगा? जब कभी भी, अब इसमें आप देखिए, जब कभी भी, जैसे पहला तो रहेगा व्यंजन, व्यंजन में वर्ग का पहला अक्षर रहेगा। अगर उसके बाद माँ या ना आए, ध्यान दीजिए, अगर दूसरे वाले नियम में ये कहता है कि पहले तो जो व्यंजन रहेगा वो किसी वर्ग का पहला अक्षर रहेगा। किसी वर्ग का मतलब 5 वर्ग होते हैं, का चा टा ता पा, इन्हीं में से का चा टा ता पा में से कोई रहेगा पहले, कोई पहले रहेगा। फिर उसके बाद यदि माँ या ना आता है, यदि माँ या ना आता है, केवल माँ या ना आता है, तो ये उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे का वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा अंगा। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए बना है, पहले वर्ग का पहला अक्षर है वो पांचवें अक्षर में कब बदलेगा? जब वर्ग का पहला अक्षर के साथ माँ या ना आएगा, जब वर्ग के पहले अक्षर के साथ माँ या ना आएगा। यहाँ पर देखिए वाक धनमय है, वाक धनमय, यहाँ पर का वर्ग का पहला अक्षर है और इसके साथ माँ आया है, तो ये पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये अंगा हो जाएगा। तो वाक धनमय यानी वांगमय हो जाएगा। जगत धननाथ जगन्नाथ हो जाएगा। अब यहाँ पर जगन्नाथ कैसे हो गया? ता के बाद ना आया है ना, पहला वर्ग का तो पहला अक्षर ये है ता, उसके बाद ना आया है, और मैं बोला कि अगर किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो उसके साथ मा या ना आए तो पंचम वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर ता का पंचम वर्ण तो ना होगा ना, ता था दा धा ना, तो यहाँ पर भी ना हो गया। और देखेंगे जो जो बनेगा वो हलंत के साथ रहेगा, मतलब आधा रहेगा। तो जगत धननाथ नाम ये पहले से है, ये वाला पहले से है और ये जुड़ गया जगन्नाथ, जगत धननाथ यानी जगन्नाथ। फिर इसके बाद तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि हरस्व मतलब हरस्व स्वर रहेंगे आ ई उ, आ ई उ के साथ बड़ा आ भी रह सकता है। इसमें इस नियम में कहता है कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटा उ, अगर ये सब के साथ, अगर इन सब के बाद छा आता है, छा, अगर इन सब के बाद छा आता है तो उसके साथ आधा चा जुड़ जाता है। अगर हरस्व आ ई उ और दीर्घ आ के साथ छा आता है तो उसके साथ आधा चा जुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर स्वधन छंद, स्वच्छंद, स्वधन छंद, स्व, यहाँ पर देखिए स्व में छोटा आ आया है और ये देखिए छा जो है ये व्यंजन है, छोटा आ आया है और छा, जब छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और छोटी ई के साथ छा आएगा तो उसमें चा जुड़ जाएगा। देखिए सब वही है, केवल इसमें चा जोड़ दे रहे हैं। स्वधन छंद, स्वच्छंद, विधन छेद, विच्छेद, परिधन छेद, परिच्छेद। जब कभी भी हरस्व स्वर और बड़ा आ के साथ छा आएगा तो उसमें आधा चा जुड़ जाएगा। उसके बाद व्यंजन संधि में तीसरा नियम है ता का नियम। ता का नियम का मतलब जब कभी भी ता के बाद, जब कभी भी ता के बाद चा छा या जा झा या टा डा और ला या सा या हा आए तो उसका किस किस वर्ण में परिवर्तन होगा इसमें हम समझ लेते हैं। जैसे ता के बाद अगर चा छा आएगा, थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा, मेहनत करेंगे तो सब कुछ आसान ही है। ता के बाद अगर चा छा इनमें से कोई भी आता है तो वो किस में बदलेगा? तो उसमें वो ता किस में बदल जाएगा? अगर ता के बाद चा या छा आता है तो ये बदल जाएगा चा में। किस में बदल जाएगा? चा में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर ता के बाद अगर चा छा आता है तो ये चा में बदल जाता है। उत धन चारण कौन चा में बदल जाता है? ये जो ता है ये चा में बदलेगा। उत धन चारण तो ये किस में बदल गया? उच्चारण में। जब ता के बाद चा छा आएगा, चा या छा इनमें से कोई भी आएगा तो उसमें आधा चा जुड़ जाएगा। उत धन चारण तो ये जो ता है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये आधे चा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये ता छोड़ करके यहाँ पर आधा चा लगा देंगे तो ये हो जाएगा उच्चारण। फिर उसके बाद देखिए जगत धन छाया, चा यहाँ पर आ गया तो भी चा हुआ, छा यहाँ पर आया है
तो भी चा हुआ। कौन चा में बदल रहा है? आधा ता जो है ये आधे चा में बदल रहा है। जैसे जगत धन छाया, जगत छाया। जब कभी भी ता के बाद चा या छा आएगा तो वो चा में परिवर्तन होगा, और जब कभी भी जा या झा आएगा ता के बाद जा या झा, कहाँ से ता मैं बोल रहा हूँ, ये ता, यहाँ वाला ता और यहाँ वाला ता, ये जो प्लस के पहले ता है, उस प्लस के बाद अगर चा छा आएगा तो चा होगा, जा झा आएगा तो जा होगा, और टा डा ला, इनमें इन तीनों में से कोई आएगा। जैसे टा आया तो टा ही होगा, डा आया तो डा ही होगा, ला आया तो ला ही होगा। जैसे ता के बाद जा झा आएगा तो इसमें जा ही होगा। जैसे देखिए सत प्लस जन, सत प्लस जन, ता के बाद जा आया है तो ये ता किस में परिवर्तित हो जाएगा? जा में परिवर्तित हो जाएगा, आधे जा में, यानी जा में हलंत लगा रहेगा, यानी आधा जा। तो सत धन जन था यहाँ पर सत धन जन था, तो ये जो हलंत वाला ता है ये परिवर्तित हो गया आधा जा में, तो ये हो गया सज्जन। जगत धन जननी, अब यहाँ पर भी जा आया है, ता के बाद जा आएगा तो जा में परिवर्तित होगा, तो ता के बाद जब जा आएगा तो जा में परिवर्तित होगा, तो यहाँ पर भी आधा जा लग जाएगा। तो जगत, जगत इसमें है और यहाँ पर जननी है, तो ये जो ता है ये भी जा में बदल जाएगा, तो क्या होगा? जगत जननी, जगत जननी, ता इसमें से हट जाएगा, जगत जननी, ता की जगह पर जा लग जाएगा। अब इसमें देखिए ता के बाद अगर टा आएगा तो टा ही रहेगा, ता के बाद डा आएगा तो डा ही रहेगा, ता के बाद ला आएगा तो ला ही रहेगा। एक एक उदाहरण इसका समझा देता हूँ। जैसे ता के बाद टा आया है, वृहत धन टीका, अब टा ये हट करके आधा टा इसके यहाँ पर लग जाएगा, वृहत धन टीका तो हो जाएगा वृहट टीका, वृहट टीका। ता के जगह ये आधा टा लग गया है, आधा टा मतलब इस पर हलंत लगा है टा पर, तो वृहट टीका हो जाएगा। अब डा का डा में परिवर्तन होगा, अगर ता के बाद डा आएगा तो डा में ही परिवर्तन होगा। उत्धन डयन, उड्डयन, ता जो है आधा डा में परिवर्तित हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा, उड्डयन। फिर उसके बाद अगर ता के बाद ला आता है तो ये जो ता है ये आधे ला में परिवर्तित हो जाएगा, उत्धन लास, उल्लास। अब इसके बाद नेक्स्ट नियम है री रासा का। री रासा में मतलब इसमें मुख्य ये ध्यान दीजिए कि जब कभी भी उसमें ना आएगा, जब संधि विच्छेद करने पर री आए, और री आए, री यहाँ पर है, रा आए या सा आए, जब कभी भी संधि विच्छेद करने पर री रा सा आए और उसमें ना हो, री रा सा उस जो शब्द रहेगा जिसका संधि पहचानना रहेगा, अगर उसमें री रा सा आए, री रा सा उसके साथ ना भी जुड़ा रहे तो ना किस में परिवर्तित हो जाता है? अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए री इसमें आया है, इसके साथ ना भी है, तो री किस में परिवर्तित, री के साथ अगर ना रहेगा तो ना किस में परिवर्तित हो जाएगा? अड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सा के साथ ना आया है तो ना ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा, री के साथ ना आया है तो ना ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब ना जब भी आएगा री रा सा के साथ तो वो अड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे परिधन नाम तो परिणाम, भूष धन अन तो भूषण, री धन न तो ऋण हो जाएगा। परिधन नाम परिणाम, भूष धन अन भूषण, ऋषि री धन री धन ना तो ऋण हो जाएगा, ऋण ऋण, ऋण ऋण, मतलब ना ड़ा में परिवर्तित हो रहा है। इसके बाद अगला नियम है माँ वाला। पंचमाक्षर नियम किसे कहते हैं? जब कभी भी माँ के बाद देखिए माँ प्लस का से माँ तक, का से माँ तक का मतलब का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक, का वर्ग शुरू होता है का खा गा गा अंगा और पा वर्ग होता है पा फा बा भा माँ। तो का वर्ग से माँ तक अगर हम देखेंगे तो का से अगर माँ तक देखेंगे तो इसमें 25 अक्षर आएंगे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अस्पर्श व्यंजन है का वर्ग से पा वर्ग तक। का से माँ तक अगर कोई भी अक्षर माँ के बाद आएगा, माँ के बाद अगर का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक का कोई भी अक्षर आएगा, जैसे का गा गा अंगा चा छा जा झइया ट ठ ड ढ ड़ा त थ द ध ना पा फा बा भा मा यारा ला वा सा, वो नीचे यहाँ पर यारा ला वा सा वाला नीचे है। फिर उसके बाद माँ के बाद माँ आएगा। माँ का 3 नियम है इसमें देखिए, का से माँ तक अगर माँ के बाद का से माँ तक कोई भी अक्षर आएगा तो वो उस वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाएगा। पंचमा अक्षर का मतलब उस वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाएगा। रहेगा उस पर लगा अनुस्वार, अनुस्वार मतलब अंक की बिंदी, ये जो अंक की मात्रा होती है लगा रहेगा अनुस्वार, लेकिन उसका उच्चारण उस वर्ग के 5वें अक्षर के रूप में होगा। जैसे देखिए परम धन तू,
परम है और माँ के साथ ये का से माँ तक का कोई भी अगर वर्ण आता है तो ये उस वर्ग के पांचवें अक्षर के रूप में उच्चारण इसका होता है, लेकिन बिंदी लग जाती है इसमें। देखिए, परम धन तू, परम धन तू मतलब परंतु। जब आप लिखेंगे परंतु तो परंतु इस तरह भी लिख सकते हैं और परंतु इस तरह भी लिख सकते हैं। परंतु ये अनुस्वार में भी लिख सकते हैं और आधाना में भी लिख सकते हैं। जैसे इसे आधाना में क्यों लिखे हैं, माँ के बाद अगर ता आया है तो ता था दादाना, ता का पांचवा वर्ण लिखाएगा तो यहाँ पर ना लिखा गया। परम धन तू तो परंतु हो गया, ता का पांचवा वर्ण। इसे हम अनुस्वार के रूप में अगर ना मिटा देंगे, यहाँ पर अनुस्वार लिखेंगे तो भी सही रहेगा। ठीक है। सम धन कलन संकलन, अब इसमें देखिए इसमें भी अनुस्वार लगा दिए हैं। माँ के बाद का आया है तो का पांचवें अक्षर का उच्चारण क्या होगा, अंगा होगा। अगर हम बोलते हैं परंतु, जैसे मान लीजिए ये नाम मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर अनुस्वार लगा देता हूँ परंतु। जब परंतु आप बोलेंगे तो ऐसा लग रहा है कि उसमें ना आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसके साथ ता जुड़ा है, माँ के साथ ता जुड़ा है तो ता का पांचवा वर्ण का उच्चारण होगा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर उसके जैसे देखिए माँ के पहले वाला जो अक्षर है इसी पर अनुस्वार लगता है। माँ के पहले वाला जो अक्षर रहेगा उसी के पहले अनुस्वार लगता है। जैसे यहाँ पर माँ के पहले रा है तो रा पर अनुस्वार लगेगा, यहाँ पर माँ के पहले सा है तो सा पर अनुस्वार लगेगा। परम धन तू परंतु, परंतु जब बोलेंगे तो उसके पांचवें वर्ण मतलब ता के पांचवें वर्ण ना का उच्चारण होगा, रहेगा अनुस्वार ही। समधन कलन संकलन, जब इसे आप बोलेंगे तो संग अंग, जैसे अंगा का उच्चारण हो रहा है क्योंकि इसके साथ का जुड़ा है, तो संकलन में अंगा का उच्चारण हो रहा है, परंतु में नाव का उच्चारण हो रहा है। इसी तरह से पांचों वर्ग के अगर कोई भी का से माँ तक के बीच का आएगा तो उस वर्ग का पांचवें वर्ण का उच्चारण होगा, जिसे अनुनासिक भी बोलते हैं, लेकिन केवल अनुस्वार लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट नियम है माँ प्लस अंतास्त। माँ प्लस अंतास्त और उस्म का क्या मतलब है, अंतास्त व्यंजन जब मैं बताया था वर्णमाला में, अंतास्त व्यंजन मतलब य र ल व, और उस्म में स श और छोटा सा ह, ये चारों आते हैं उस्म में और ये चारों आते हैं अंतास्त में। तो माँ के बाद अगर इन्हीं आठों में से कोई आएगा, माँ के बाद अगर इन्हीं आठों में से कोई आएगा तो वहाँ पर केवल अनुस्वार लग जाएगा। देखिए जैसे समधन योग संयोग, समधन योग संयोग, इसका देखिए एक ही उदाहरण इसमें मैं लिया हूँ, समधन योग संयोग। अब इसमें देखिए हमेशा अंक का ही उच्चारण आएगा, और जब जैसे सम यहाँ पर तो माँ के बाद का से लेकर के माँ तक का कोई भी वर्ण आ सकता था, लेकिन अगर माँ के बाद यार अलावा और स श ह आए तो केवल यही रहेगा, माँ किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो गया, बाकी योग उसी तरह से रहेगा संयोग। फिर अगर माँ के बाद माँ ही आएगा तो वो माँ ही रहेगा, माँ के बाद माँ आएगा तो वो माँ ही रहेगा, मतलब समधन मान, तो ये जो आधा माँ है वो आधा माँ ही रहेगा। तो समधन मान सम्मान, समधनमति सम्मति। फिर उसके बाद आता है सा का नियम। सा का नियम में ये रहता है कि जो ये बड़ा वाला सा है, मूर्धन्य सा जिसे बोलते हैं, षटकोण वाला सा बोलते हैं। अब इधन सेक जब छोटा सा षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाता है, इसे सा का नियम बोलते हैं। मतलब अभिधन सेक हो जाएगा अभिषेक। यहाँ पर देखिए छोटा सा है और यहाँ पर हो जाएगा षटकोण वाला सा। यहाँ पर निधन सेद, यहाँ पर छोटा सा है, यहाँ पर षटकोण वाला सा हो गया। मतलब जब कभी भी आपको ये बीच में दिखाई दिया ये वाला, तो अगर उसका संधि विच्छेद करना रहेगा तो वो इस वाले सा में परिवर्तित होगा। जैसे अभिषेक है तो अभी तो रहेगा, लेकिन सेक ये वाला सा नहीं रहेगा, छोटा सा रहेगा अगर विच्छेद करना रहेगा तो। अगर इसे जोड़ना रहेगा तो ये मूर्धन्य सा या षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए पहला नियम तो बताया, अभी रुक जाइए, पहला नियम तो अभी बताया मैं कि पहले वर्ग का जो अक्षर रहेगा उसे तीसरे वर्ण में परिवर्तित करना, मतलब इसे तीन नियम बोल सकते हैं, इसे तीन। और दूसरा नियम है कि वर्ग का पहला अक्षर जो होता है उसे पांचवें अक्षर में बदलना, मतलब ये पाँच हो गया। ये पहला नियम को हम तीन बोल सकते हैं, दूसरे नियम को पाँच बोल सकते हैं। फिर उसके बाद
जब दूसरे नियम में हम 5 बोलेंगे, इसमें देखिए दूसरे नियम में क्या है कि वर्ग का पहला अक्षर रहेगा और उसके साथ माँ या ना आएगा। तो ये देखिए ट्रिक के हिसाब है से है। पहला नियम है वर्ग का पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदलेगा, तो 3। वर्ग का पहला अक्षर 5वें अक्षर में बदलेगा, तो 5। लेकिन वर्ग का पहला अक्षर 5वें अक्षर में कब बदलेगा? जब पहले अक्षर वर्ग के पहले अक्षर के साथ माँ या ना आए। माँ या ना आएगा तो ये 5वें अक्षर में बदलाएगा। ये पहला नियम हो गया और ये दूसरा नियम हो गया। उसके बाद छत, 3-5 मन, छत पर नमस्कार। 3-5 मन, छत पर नमस्कार। 3 से पहले वर्ग का जो अक्षर रहेगा वो तीसरे अक्षर में बदलेगा। वर्ग का पहला अक्षर जो रहेगा 5वें अक्षर में बदलेगा, ये 5। फिर उसके बाद छ मतलब छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम में मैं बताया हूँ कि ह्रस्व स्वर और आ के बाद अगर छ आता है तो उसके साथ आधा चा जुड़ जाता है, जैसे स्वच्छंद, विच्छेद, परिच्छेद। फिर उसके बाद आता है ता संबंधी नियम। ता के साथ अगर चा आएगा तो चा होगा, ता के बाद जा आएगा तो जा होगा, और टा डा ला इनमें से कोई आएगा तो वही बनेगा। उसके बाद ये देखिए ता संबंधी नियम में एक और चीज़ समझ लीजिए। ता संबंधी नियम में ता प्लस सा, अगर ता के बाद अगर सा आता है, ता के बाद चा छा आ गया, जा झा आ गया, टा आ गया, डा आ गया, ला आ गया, तो इसका तो बता दिया। लेकिन अगर ता के बाद सा आ गया तो ये जो ता है ये चा में परिवर्तित होगा, और ये जो सा है ये छा में परिवर्तित होगा। चा किस में? ता चा में और सा छा में। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, उत धन श्वास, ये जो ता है, ता पर हलंत लगा है तो आधे चा में परिवर्तित होगा। और आधा सा है, आधा सा रहेगा तो आधा छा बनेगा। अगर देखिए ता बदलेगा चा में और सा बदलेगा छा में। अगर पूरा सा है तो ये पूरा छा बनेगा। अगर आधा सा है तो आधा छा बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए आधा ता है तो आधा चा, आधा सा है तो आधा छा, तो हो गया उच्छ्वास। चा भी आधा है, छा भी आधा है। ता अक के बाद अगर सा आता है तो ता चा में और सा छा में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद सत धन शास्त्र। अब यहाँ पर देखिए सा पूरा सा है तो यहाँ पर छा भी पूरा रहेगा, लेकिन ता आधा है तो चा आधा रहेगा। सत धन शास्त्र, सात छास्त्र। ता के बाद सा आएगा तो ता चा में और सा छा में परिवर्तित होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट नियम है, ता के बाद अगर हा आता है, ता के बाद अगर हा आता है तो ये जो ता है ये दा में परिवर्तित होता है, और हा जो है ये धा में परिवर्तित होता है। ता दा में परिवर्तित होता है और हा धा में परिवर्तित होता है। देखिए यहाँ पर ये जो ता है, ता पर हलंत लगा है। उत धन हार, उद्धार। अब यहाँ पर देख रहा है आप लोगों को कि धा छोटा है, तो इसका मतलब धा आधा नहीं है। ये जो दा है जो आपको दिख रहा है दा पूरा, ये आधा है, बल्कि धा पूरा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आधा ता था तो यहाँ पर आधा दा हो जाएगा। धा देखिए बोलिए उद्धार। जब आप उद्धार बोल रहे हैं तो दा आधा उच्चारण हो रहा है और धा का पूरा उच्चारण हो रहा है, उद्धार। तो इसका मतलब धा पूरा है और दा आधा है। उत धन हार, तो ता का दा में उद्धार, आधा दा, और इस यहाँ पर देखिए हा है, हा पूरा है तो यहाँ पर के पूरा धा हो जाएगा। तो उत धन हार, उद्धार, उत धन हत, उद्धत। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो विसर्ग संधि में आप सभी से हमारी भेंट होगी।